नमस्ते। आप लोगों का अभिवादन अचीवर कोचिंग सेंटर खलीलाबाद में। कोरोना वायरस की वजह से बच्चों के ऑफलाइन क्लासों में बड़ी ही समस्या आ चुकी है। मुझे लगा कि सीबीएसई की गाइडलाइन में 12वीं की परीक्षा के लिए बच्चों के पाठ्यक्रम में कुछ संशोधन किया जाएगा, परंतु अभी तक कोई पुख्ता जानकारी प्राप्त न होने के एवज से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के तहत मैं अमित कुमार दुबे अचीवर कोचिंग संस्थान के माध्यम से बच्चों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन क्लास जो यूट्यूब पर अमित फिजिक्स के नाम से संचालित है, इस क्लास के माध्यम से हिंदी माध्यम के बच्चे और अंग्रेजी माध्यम के बच्चे, दोनों माध्यम के बच्चे पूर्णतः उसको समझ सकते हैं। आज मेरा पहला क्लास संचार व्यवस्था के माध्यम से मैं प्रारंभ कर रहा हूं और मैंने जो पहला बिंदु लिया है बच्चों के क्लास के लिए वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। यद्यपि मैं प्रारंभ से वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात वैद्युत क्षेत्र को प्रारंभ कर सकता था, मैंने विचार किया था कि वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के माध्यम से बच्चों को समझाऊं, परंतु यह क्लास इलेक्ट्रिक चार्ज को समझाने के लिए मुख्यतः 2 या 3 लेक्चरों की आवश्यकता पड़ेगी और चाहे किसी भी माध्यम के बच्चे हों, इंग्लिश, हिंदी या किसी भी संस्था यानी बोर्ड के बच्चे हों, सभी के 10वीं के पाठ्यक्रम में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जो फंडामेंटल नॉलेज है, जो बेसिक जानकारी है, वो बता दी जाती है। जैसे इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इट्स मेजरमेंट, इट्स बेसिक प्रॉपर्टी। बेसिकली 3 बेसिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा अपनी 10वीं की कक्षा में, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन और सुपरपोजिशन। ये जो 3 केस है चार्ज के बारे में, ये सभी बच्चों ने इसको क्लास 10th में अध्ययन किया था। तो मैंने कहा कि बेसिक अगर बच्चों का क्लियर है तो क्यों ना इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फील्ड वर्ड है, जिसे हम लोग हिंदी में क्षेत्र कहते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा ही व्यापक शब्द है। जो फील्ड का बेसिक मतलब होता है वो फोर्स से होता है, और फिजिक्स के बारे में आप सभी ने जाना है कि ये जो वर्ड है ये नेचर से डेवलप्ड है, नेचर से इसका विकास हुआ है और नेचर ने हमें 2 बातों को बड़े ही क्रियात्मक प्रयोगात्मक तरीके से समझाया है। सबसे पहला बिंदु होता है ऊर्जा अर्थात एनर्जी, और ये जो एनर्जी है, ऊर्जा है, ये संरक्षित है, कंजर्व्ड है। ये कहां से निकलता है, इसके बारे में हम कहां विचार रखते हैं। हर चीज के पीछे 2 रीजन होते हैं। जैसे एक प्रश्न उठता है, बच्चे पूछते रहते हैं कि 2 लाइकली चार्ज पार्टिकल जो होते हैं दे आर रिपल टू ईच अदर, 2 अनलाइक
जो चार्ज पार्टिकल होते हैं दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, व्हाट इज द रीजन इन द केस ऑफ दिस फेनोमेना? तो इसके बहुत सारे रीजन है। कुछ लोगों को मानना है कि इट इज नेचुरल फेनोमेना, इट डजंट एक्सप्लेन, बट बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका एक मुख्य रीजन होता है स्टेबिलिटी, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज बेस्ड ऑन एनर्जी, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं संतुलन। और संतुलन का जो मुख्य आधार है अर्थात बिंदु होता है वो होता है ऊर्जा, एनर्जी। मैं उसे एक क्लास लेके आऊंगा बीच में इलेक्ट्रिक चार्ज में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे 4-5 क्वेश्चन हैं जो बच्चों के मन में राइज होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये भी होते हैं कि क्या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को अगर सेपरेट करके हम कुछ रख दें तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि वो दोनों चार्ज पार्टिकल, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक जो है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू है, एक अदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है प्लस कैपिटल क्यू है, तो क्या दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है? इसमें आपने देखा होगा ऑनलाइन के माध्यम से गूगल पे सर्च मार के देखा होगा तो कुछ जगह आंसर आते हैं कि हाँ ऐसा भी संभव है कि दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कभी कभार एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। लेकिन वो कैसे अट्रैक्ट करते हैं, क्यों अट्रैक्ट करते हैं, क्या जो है सर्कमस्टांसेस बनते हैं, क्या क्रिएट होता है ऐसा जो है एटमॉस्फेयर में या उस सराउंडिंग में कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए जो है तैयार हो जाते हैं। और अगर ऐसा है कि दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या दो निगेटिव चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट करते हैं तो वो इलेक्ट्रोस्टैट के माध्यम से। और सारे क्वेश्चन है, बच्चा भी जो है लास्ट ईयर की क्लास में मुझसे पूछा था व्हाट इज डिफरेंस को बोथ वर्ड, दो वर्ड के बाद उसने कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोथ आर सेम। नहीं, ऐसा नहीं, दोनों बहुत अंतर है। इलेक्ट्रोस्टैट अलग है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अलग है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब अलग होता है, वो फ्लोएंट की बात करता है, फ्लो की बात करता है, चार्ज के फ्लो की बात करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ब्रांच होता है जिसकी हम स्टडी करते हैं, जिसमें हम चार्ज की प्रॉपर्टी से लेकर चार्ज से रिलेटेड एनर्जी की बात करते हैं, और वो भी तब जब आपका चार्ज पार्टिकल स्टैटिक होता है। वही चार्ज, जैसे सबको पता है इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर की प्रॉपर्टी होती है, और मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी मैटर में एक नए फोर्स को जन्म देने के लिए, एक नए फोर्स को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नियर अबाउट 15वीं सदी में हर पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे, उस रीजन को ढूंढने में न्यूटन जी ने ग्रेविटेशन की बात की थी। लेकिन बाद में जब लोगों ने देखा कि चाहे घास और जो है ग्लास रॉड हो या बलून की बात कर लो, बलून को जब आप अपने क्लॉथ पर जो है रब करते हो तो वो दीवार के साथ अट्रैक्ट कर जाता है, और विदाउट फ्रिक्शन वो दीवार के साथ अट्रैक्ट नहीं करता। तो आफ्टर फ्रिक्शन ये कौन सी प्रॉपर्टी, ये कौन सा नेचर डेवलप हो जाता है कि वो दीवार के साथ अट्रैक्ट कर लेता है। इन्हीं सब को लेकर जो है उहापोह की स्थिति उत्पन्न हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी का जन्म हुआ था, चार्ज का जन्म हुआ था। ये लेक्चर समय की वजह से हम इसे बाद में पोस्ट करेंगे, पहले आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा करेंगे। बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसा कि आपने जाना कि फिजिक्स में एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है और फोर्स के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं बल। और आपने फर्स्ट ईयर में देखा था ये फोर्स जो है बेसिकली 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। फोर्स उन 4 कैटेगरी में ग्रेविटेशनल फोर्स की बात होती है, और इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रिक फोर्स की बात होती है। उसके बाद
नेक्स्ट जो फोर्स होते हैं इंट्रा मैटर फोर्स की बात होती है, जिसे नए नामों से जाना जाता है, जैसे वान डेर वाल फोर्स। और वान डेर वाल फोर्स के एग्जांपल आपने फर्स्ट ईयर में देखा था, कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, इंट्राएटॉमिक फोर्स। दीज आर कॉल्ड वीक फोर्सेस। तो ये फोर्स की बात होती है। और चौथा जो फोर्स है, सबको पता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स, जो कि 12th में हम उस न्यूक्लियर फोर्स को बहुत ही क्लियरली स्टडी करेंगे। फर्स्ट ईयर में इन फोर्सों के बारे में हमने सुना था। इलेक्ट्रिक फोर्स में थोड़ा क्लियर कर देंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स सेपरेट वर्ड नहीं होता। इलेक्ट्रिक फोर्स सेपरेट वर्ड नहीं होता। इलेक्ट्रिक सेपरेट खुद ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को आप दो तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स आता है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कह देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स डेवलप होता है उसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कह देते हैं। लेकिन अलग अलग समझाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन वो वास्तव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, जो कि न्यूक्लियर फोर्स से थोड़ा वीक होता है। अदरवाइज जो भी फोर्सेस हैं उससे स्ट्रांग होता है। अब बात यहां से स्टार्ट होती है, जो फील्ड होता है, फील्ड रिलेटेड टू फोर्स। फील्ड का मतलब होता है जहां पर फोर्स एक्टिव हो। मास पार्टिकल के अराउंड जो भी फोर्स डेवलप होता है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और जिस फील्ड की बात करते हैं उसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। चार्ज जी, अब चार्ज जो है, चार्ज को बेसिकली दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, वो भी आपको पता होगा। जैसे कुछ लोगों को भ्रम है, चार्ज के दो कैटेगरी है, थोड़ा क्लियर करते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। आपको मालूम होगा पॉजिटिव एंड निगेटिव टाइप ऑफ चार्जेस। पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस में जो पॉजिटिव और निगेटिव टर्म है, ये सिंपल नहीं हो सकता। जैसे आपको पता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक एज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, थोड़ा यहां क्लियर किया जाए, जो सबस्टेंस होते हैं और एटम होते हैं, उनको हम आइसोलेटेड बोल सकते हैं। और एटम में मॉलिक्यूलर स्टेज की बात मैं कर रहा हूं, मॉलिक्यूलर स्टेज की बात कर रहा हूं। जैसे कुछ एटम होते हैं कि जो बेसिकली मॉलिक्यूलर स्टेज में पाए जाते हैं, हीलियम के हो गए, नियॉन के हो गए, आर्गन के हो गए, वो मॉलिक्यूलर स्टेज में पाए जाते हैं, जिसे हम मोनो एटॉमिक भी बोलते हैं। और कई सारे एटम होते हैं, ग्रुप में होते हैं, जो मॉलिक्यूलर स्टेज में नहीं होते, वो अपना एक ग्रुप बना के एक न्यू मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तो वो आइसोलेटेड होते हैं। आइसोलेटेड जो मॉलिक्यूल होते हैं या एटम होते हैं, उनको हम, जो उनका नेट अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, उसका जो मैथमेटिकल इंडेक्स होता है, उसको हम 0 लिखते हैं। हम ये नहीं कहते कि आइसोलेटेड एटम हैज नो चार्ज, ऐसा कहीं नहीं लिखते। हम लोग लिखते हैं आइसोलेटेड एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीन्स द मैथमेटिकल इंडेक्स ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इज 0. It means the number of positive charge and negative charge both are equal. So total amount of charge is 0. And subatomic particle like as electron or proton,
जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इनके पास चार्ज तो पहले से होता है, इनके पास चार्ज पहले से होता है। और इलेक्ट्रिक चार्ज में इनको आपने कहा कि दैट इज -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। The 10⁻⁻19 is the order of fundamental charge. Another proton has plus 1.602 into 10⁻⁻19 coulomb. Electron and proton are subatomic particle, so they have electric charge amount. सबको पता है फंडामेंटल चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। अब ये सब क्लास, ये सब बातें, ये सब नॉलेज एक क्लास में हम रखेंगे चार्ज के बारे में, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड को समझाने के लिए थोड़ा बहुत लेके चलना पड़ रहा है। हल्का सा बच्चों के अंदर ये रहता है कि पता नहीं बच्चे चार्ज के बारे में थोड़ा बहुत जानते नहीं जानते, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि चार्ज किसी भी सबस्टेंस की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के डेवलप होने का रीजन होती है। मतलब किसी पार्टिकल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप होने का जो रीजन होता है वो उसकी प्रॉपर्टी के नाते होता है, उसी प्रॉपर्टी का नाम होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। हाँ, और एक बात और, ये प्रॉपर्टी तभी डेवलप होती है जब वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में हो वो सबस्टेंस। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जब वो सबस्टेंस जाता है तभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उसके अंदर डेवलप होता है, या वो फील करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को, या किसी के ऊपर फील करवाता है। तो ये जो रीजन है फील करता है या करवाता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को फील करना या किसी के ऊपर जो है आरोपित करना, अप्लाइड करना इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सारी चीजें उस मैटर में जो आती हैं, ये जिस प्रॉपर्टी के थ्रू आती है उसी प्रॉपर्टी का नाम इलेक्ट्रिक चार्ज है। और बाकी बच्चों के लिए मैं बताना चाहूंगा, जैसे प्रॉपर्टी और नेचर दो अलग चीजें होती हैं। नेचर जो होता है वो परिवर्तनशील होता है, वेरिएबल होता है, और जो प्रॉपर्टी होती है वो वेरिएबल नहीं होती, वो एक तरीके से रिजिड होती है। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है किसी भी सबस्टेंस की एक रिजिड प्रॉपर्टी होती है जो चेंज नहीं होती, वो उसके पास रहती है, वो खत्म नहीं होगी। जो भी प्रॉपर्टी है, एक तरीके से मान लीजिए आप डीएनए टाइप का, किसी भी ह्यूमन में जो डीएनए स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब नहीं होता। अगर आपके पिता का जो डीएनए है, ना होता है कि बायोलॉजिकल टर्म में, आप साइंस के स्टूडेंट आप लोग हैं तो जान ही रहे हैं कि बच्चे से आपको पता लग जाता है कि पिताजी कौन है, पिताजी का डीएनए को टैली करके पता लग जाएगा उनके आप बच्चे के बाबा कौन है। तो ये जो चीजें हैं ये चेंज नहीं होती, वो कॉमन एक सीरीज है, एक चेन है, वो जो आगे बढ़ता रहता है, जिसे अपने वैद्य शास्त्र में गोत्र कहते हैं। गोत्र चेंज नहीं होता, डीएनए चेंज नहीं होता, सिमिलरली प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, प्रॉपर्टी कभी नहीं चेंज, नेचर चेंज होता है, नेचर चेंज होता है। अच्छी बात सुनकर अच्छा नेचर डेवलप होता है, जिसे हम प्रवृत्ति कहते हैं। फील्ड अच्छा है, जैसा फील्ड है वैसा नेचर हो, जैसा संगत हो वैसा व्यवहार करो, ये एक कहावत भी है, संगत जैसा होगा वैसा व्यवहार करेंगे। यानी नेचर जो होता है वो एक वेरिएबल टर्म के रूप में यूज किया जाता है। आप कॉलेज में जाते हो एज ए स्टूडेंट, आप घर में जाते हो एज ए चिल्ड्रन, आप फील्ड में जाते हो, मैच खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, टेनिस खेल रहे हो एज ए प्लेयर। तो ये एक नेचर है, ये प्रॉपर्टी नहीं आपकी, प्रॉपर्टी तो आपके अंदर है, वो फिक्स है, वो एकदम फिक्स है। तो सिमिलरली जान लो कि जो बच्चे हैं वो जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो किसी भी मैटर की या पार्टिकल की, अब जैसे बार बार मैं इसमें एक शब्द यूज कर रहा हूं पार्टिकल, तो जो पार्टिकल है, जैसे फिजिक्स ने दो चीजें दी, एनर्जी और फोर्स, सिमिलरली फिजिक्स ने दो चीजें और क्लियर की, पार्टिकल और वेव। बाद में पता लगेगा कि ये दोनों चीजें कुछ नहीं है, एक ही है, एक दूसरे से रिलेटेड है, को रिलेटेड चीजें हैं पार्टिकल वेव। सिमिलरली आपको बाद में पता लगेगा कि एनर्जी और फोर्स एक दूसरे से रिलेटेड है, अलग अलग सेपरेट नहीं किया जा सकता। जहां फोर्स है वहां एनर्जी है, जहां एनर्जी है वहां फोर्स है, बिल्कुल सेपरेट नहीं किया जा सकता। सिमिलरली पार्टिकल वेव को भी सेपरेट नहीं किया जा सकता, जहां पार्टिकल है वहां वेव है, जहां वेव है वहां पार्टिकल है, इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता।
अब बात आती है कि पार्टिकल की जब बात होती है, तो पार्टिकल की बात होती है तो इसे कहते हैं मोमेंटम खोजो। पार्टिकल में हम लोग मोमेंटम खोजते हैं। जैसे पार्टिकल है तो किस मोमेंटम में है? मोमेंटम इज द फिजिकल क्वांटिटी which is explained to the state of particle. मोमेंटम किसी भी पार्टिकल की स्टेट को एक्सप्लेन करता है। रेस्ट में है, मोशन में है, कौन रेस्ट में है, कौन मोशन में है, व्हाट इज द पोजीशन, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट, ये मोमेंटम डिस्क्राइब करता है। यानी पार्टिकल की बात करते हैं तो मोमेंटम की बात करो, मास एंड वेलोसिटी। और वेव की बात करते हैं तो हम वेवलेंथ की बात करते हैं। वेवलेंथ बोले तो हिंदी में तरंग दैर्घ्य, यानी वेवलेंथ की बात करो। तो जैसे पार्टिकल और वेव कोरिलेटेड है, सिमिलरली एनर्जी एंड फोर्स बोथ आर कोरिलेटेड। कुछ बच्चे समझ रहे होंगे कि कैसे हम लोग नोट्स बनाएंगे नोट्स। लेक्चर आप लोग देखते रहिए, नोट्स बनाने का तरीका भी आपको आ जाएगा। फिजिक्स को सोचिए, किसी का सहारा लेने से पहले आप प्रोग्राम बनाइए, खुद सोचते रहिए किसी बिंदु पर, और जितना सोचेंगे उतना ही बढ़िया आपके क्वेश्चन अराइज होंगे। और जो भी क्वेश्चन आपको पूछना होगा आप उसको पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे आपको समझाने का। तो आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। फील्ड की बात करें तो फील्ड का मतलब होता है कि एक ऐसा जोन, एक ऐसा स्पेस जहां पर कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा हो, अप्लाइड हो रहा हो, फील हो रहा हो, लग रहा हो। ऐसा क्षेत्र जहां कोई ना कोई फोर्स लगता हो। किसके ऊपर लगेगा? किसके ऊपर लगेगा वो तो आप जान ही रहे हैं। जैसा फोर्स रहेगा, सीधी सी बात, जो मेडिसिन बनी होती है, जैसी बीमारी है उसी के ऊपर वो काम करती है। सिमिलरली अब इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मटेरियल या इलेक्ट्रिक से रिलेटेड मटेरियल या चार्ज से रिलेटेड मटेरियल की बात करेंगे। अब आपको लास्ट क्लास में यानी पिछले क्लास में आपको बताया गया होगा कि material on the basis of electricity, the type of material on the basis of electricity, basically 3 types: conductor, semiconductor and insulator। लेकिन 12th में आपको जाके पता लगेगा कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, इन दोनों को जो हम कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर। कंडक्टर वो होते हैं जहां पर हमेशा भी बहुत ही इजीली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, द फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर आर पॉसिबल। सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो आपने सुना होगा कि सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं कि जहां पर वोल्टेज अप्लाइड करने पर, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करने पर भी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो है थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता। उसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है, रेसिस्टिव करता है, वो रोकता, अपोज करता है। उसको एक्सटर्नल थोड़ी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तब जाके उसमें चार्ज के लिए डेवलप हो पाते हैं। विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी किसी भी सेमीकंडक्टर में कोई चार्ज कैरियर आ नहीं पाते। जो भी सेमीकंडक्टर होते हैं, जब आप उनको एक्सटर्नल एनर्जी देते हो, जिनको आपने लास्ट में आप देखेंगे आगे चल के, उन्हें हम फॉरबिडन एनर्जी कहते हैं। तो फॉरबिडन एनर्जी सिलिकॉन और जर्मेनियम को देने के बाद ही पता चलता है कि उनमें चार्ज कैरियर बने कि नहीं बने। चार्ज कैरियर बने हैं तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो पॉसिबल। अदरवाइज लास्ट आपने पढ़ा इंसुलेटर। इंसुलेटर की बात आप करते हो कि जहां पर कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होते। अब चार्ज कैरियर की बात करते हैं जो चार्ज को सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक फ्री इलेक्ट्रॉन, होल्स, आयंस, दीज आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। ये चार्ज कैरियर होते हैं। ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, और अगर ये फ्री हैं, किसी एक्सटर्नल इफेक्ट से फ्री हैं,
तो फील्ड लगने पर ये अपने ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को फील करेंगे, उसके टुवर्ड्स भागेंगे या उसके अपोजिट भागेंगे, फ्लो होगा और उनके फ्लो होने से जो है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो पॉसिबल होता है। लेकिन इंसुलेटर में बताया जाता है कि कोई भी चार्ज कैरियर पाए नहीं जाते, जिनकी वजह से करंट का फ्लो पॉसिबल नहीं हो पाता, कितना भी आप इलेक्ट्रिक जो है वोल्टेज आप अप्लाई कर दें। 12th की क्लास में आप समझेंगे कि 12th में कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के अलावा आपको पढ़ना होगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जैसे सीधी सी बात है, हमारे यहां सबको पता है कि 3 लोग रहते हैं, 3 लोग हैं, मान लीजिए आपके घर में 3 लोग हैं। अब मॉर्निंग का खाना बनता है, मॉर्निंग के खाने में जो है वो सब्जी बनती है, उनमें से किसी एक बंदे को सब्जी बहुत पसंद है, इसका मतलब सब्जी के प्रति वो बहुत आतुर है, वो सब्जी खाएगा, सब्जी की टोटल एनर्जी स्टोर कर लेगा, और जो भी एनर्जी स्टोर करेगा वो डिसिपिएटेड नहीं होगी, वो बेकार एनर्जी नहीं होगी, वो यूजफुल एनर्जी होगी। लेकिन बाकी 2 बंदों में किसी के द्वारा सब्जी के प्रति रुचि कम होगी और किसी की और कम होगी या ज्यादा होगी, इस टाइप से। उसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होते हैं, जब इनको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाते हो तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करते हैं, और ये टोटली अगर स्टोर कर दिए तो डिसिपिएटेड एनर्जी का अमाउंट 0 होता है, मतलब एक भी एनर्जी आपकी बेकार नहीं जाती। और ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो टोटली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और द अमाउंट ऑफ डिसिपिएटेड एनर्जी इज 0, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। बट इन केस ऑफ इंसुलेटर, द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने का मतलब, जैसे एक गाड़ी अगर मूव कर रही है, चल रही है, तो आप कहते हो कि वैन हैज काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई गाड़ी चल रही है तो आप ये नहीं कहते हो कि गाड़ी के पास इलेक्ट्रिक एनर्जी, आप कहते हो गाड़ी के पास काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी कब आती है? जैसे बैटरी चार्ज है तो बैटरी चार्ज का मतलब क्या? बैटरी के पास इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड है, आप यूज करते हो केबल का, बल्ब का यूज करते हो, बैटरी के इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हो लाइट एनर्जी। आप बैटरी को कनेक्ट करते हो फैन से, आप बैटरी के इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हो मैकेनिकल एनर्जी। क्यों करते हो? क्योंकि बैटरी हैज 2 टर्मिनल, पॉजिटिव है अदरवाइज नेगेटिव। पहले के पास प्लस है, दूसरे के पास माइनस है। दैट इज बैटरी को आपने पोलराइज्ड किया है, एक प्लस है एक माइनस है। लकड़ी को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाएंगे तो लकड़ी पोलराइज नहीं होगा, कपड़ा पोलराइज नहीं होगा। लेकिन अगर आप डिस्टिल्ड वाटर को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाते हो, याद करिए जब आप प्रोसेस करते हो इलेक्ट्रोलिसिस की, जब आप सेल का जो है निर्माण करते हो, सेल को बनाते हो, वोल्टामीटर में आप इलेक्ट्रोड कैथोड को लेते हो, इलेक्ट्रोलाइट को लेते हो, कॉपर सल्फेट लेते हो या अदरवाइज जो है फेरस सल्फेट लेते हो, आप अमोनियम क्लोराइड लेते हो, तो उन सबको आप जो है डाइल्यूट करते हो डिस्टिल्ड वाटर से। और जैसे वाटर से आपने उसको डाइल्यूट किया तो आप कहते हो इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हुआ, इट मींस वो ब्रेक हो गया। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर को भी आप वाटर को लिखते हो, आप कहते हो कि वाटर दैट इज H2O, लेकिन केमिस्ट्री में कहा जाता है H+OH निगेटिव। H+OH निगेटिव ये नॉर्मल वाटर के लिए नहीं लिखा जाता, ये डिस्टिल्ड वाटर के लिए लिखा जाता है कि H+OH निगेटिव इसमें होता है, और ये बॉन्ड जो होता है ये आयनिक बॉन्ड होता है, ये आयनिक बॉन्ड होता है। एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो इंसुलेटर में का काम होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को अपोज करना,
और डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में पोलराइज्ड होता है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को नहीं रोकता। दूसरा डिफरेंस लिखना हो तो आप ये लिख सकते हैं ये कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल में मॉलिक्यूल जो होते हैं, एटम जो होते हैं, उनके बीच जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है, लेकिन ऐसा आयनिक बॉन्ड होता है जो स्ट्रांग नहीं होता है। वर्सेस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये बड़ा वीक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड होता है लेकिन वीक होता है। किसके रिस्पेक्ट में वीक होता है? इंसुलेटर के कोवेलेंट बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये वीक होता है। तो ये डिफरेंस होते हैं इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो ये सारी चीजें हम लोग स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताने की कोशिश में आज मेरा पहला लेक्चर यही समाप्त होता है, और ये मेरा पहला अनुभव था आप लोगों के सामने। उम्मीद है कि बहुत ज्यादा मैं जो है क्लियर नहीं कह पाया हूं, कोशिश करने की बात की है, लेकिन इस क्लास के माध्यम से मुझे पता चला कि मुझे कहां से लेके प्रारंभ करना है। उम्मीद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कल से पूर्णतया एकदम एक आपके एनसीईआरटी पैटर्न